इतिहास गवाह है कि महानता ऊंचे महलों में नहीं बल्कि ऊंचे विचारों और अटूट संघर्षों से जन्म लेती है। एक छोटा सा बालक जिसे स्कूल में अपनी बोरी खुद लेकर बैठना पड़ता था और प्यास लगने पर जिसे पानी छूने तक की मनाही थी, वही बालक आगे चलकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधान वास्तुकार बना। नमस्ते, टेल्स फोरम में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की। 14 अप्रैल 1891 को जन्मे बाबा साहेब की कहानी सिर्फ संघर्ष की नहीं बल्कि अजेय इच्छा शक्ति और ज्ञान की विजय की कहानी है। आज के इस वीडियो में हम डॉक्टर अंबेडकर के जीवन के उन महत्वपूर्ण दृश्यों को देखेंगे जिन्होंने न केवल एक समाज को जगाया बल्कि पूरे भारत की भविष्य की रूपरेखा तैयार की। चलिए शुरू करते हैं बचपन के उस संघर्ष से जिसने एक क्रांतिकारी को जन्म दिया। बिल्कुल। और इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं श्रोताओं को ये बता दूं कि आज हम जो भी विश्लेषण कर रहे हैं वो पूरी तरह से प्रामाणिक स्रोतों पर आधारित है, जैसे कि डॉक्टर अंबेडकर की अपनी आत्मकथा वेटिंग फॉर अ वीजा, भारत सरकार के कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज और कोलंबिया विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड्स। यानी हम सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि ठोस तथ्यों पर बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली। क्योंकि जब हम इतने बड़े व्यक्तित्व पर चर्चा करते हैं तो तथ्यों के आधार पर बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। सही कहा। तो चलिए बचपन वाले इस दृश्य से ही शुरू करते हैं। मतलब सतारा के स्कूल के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो सच कहूं तो वो दृश्य किसी भी इंसान को विचलित कर सकता है। एक बच्चा स्कूल जा रहा है पढ़ने के लिए, लेकिन उसे क्लास में अपनी बोरी खुद बिछाकर एक कोने में बैठना पड़ रहा है। हाँ, पानी पीने का जो संघर्ष था, मतलब नो प्यून नो वाटर। अच्छा। अगर चपरासी नहीं है तो उस बच्चे को दिन भर प्यासा रहना पड़ेगा क्योंकि उसे मटका छूने का हक नहीं था। पानी हमेशा ऊपर से गिराया जाता था, और वो भी इस डर से कि कहीं बर्तन अपवित्र ना हो जाए। सोचिए, ये कोई एक दिन की बात नहीं थी। हर दिन हर घंटे एक छोटे से बच्चे के दिमाग में ये बात डाली जा रही थी कि उसका अस्तित्व ही अशुद्ध है। बिल्कुल। और यही वो मनोवैज्ञानिक आघात है जहां से क्रांतिकारी विचार जन्म लेते हैं। लेकिन इस बहिष्कार की क्रूरता सिर्फ बचपन तक सीमित नहीं थी। हाँ, मुझे वो खोपोली वाली घटना याद आ रही है। 1918 की बात है ना? जी, 1918। और ये घटना वेटिंग फॉर अ वीजा में बहुत गहराई से दर्ज है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन से पढ़कर बेहतरीन सूट पहनकर भारत लौटता है। मतलब दुनिया की सबसे बड़ी डिग्रियां उसके हाथ में। डिग्रियां हैं, अर्थशास्त्र का ज्ञान है, लेकिन मुंबई के पास खोपोली में यात्रा करते समय साथ ही ब्राह्मण यात्रियों को जब उनकी जाति का पता चलता है तो उन्हें बीच रास्ते में गाड़ी से उतार दिया जाता है। रात भर उस उच्च शिक्षित व्यक्ति को बिना किसी सहारे के पैदल चलना पड़ता है। यह उनके जीवन का एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक था। वाह। मतलब चलिए इसे समझते हैं। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति हर दिन एक ऐसी अदृश्य दीवार से टकरा रहा है जो उसे बुनियादी इंसानी हकों से दूर रखती है। मेरा सवाल यह है कि इतने भयानक अपमान के बाद भी कोई भी आम इंसान टूट सकता था, है ना? या फिर पूरे समाज से नफरत करने लग सकता था। उन्होंने खुद को समाज से बदला लेने के बजाय संभाला कैसे? यही उनके चरित्र का सबसे अनोखा पहलू है, उनका लचीलापन, यानी उनकी रेजिलियंस। उन्होंने इस अपमान से पैदा हुए गुस्से को किसी हिंसक नफरत में नहीं बदला, बल्कि उस ऊर्जा को बहुत ही रचनात्मक तरीके से इस्तेमाल किया। मतलब उन्होंने उस अदृश्य दीवार को तोड़ने का फैसला किया। हाँ, लेकिन पत्थर मारकर नहीं। उन्होंने महसूस किया कि ये जो भेदभाव है ये कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। जब कोई चपरासी दूर से पानी गिराता है तो वो सिस्टम का पालन कर रहा है जो उसे सदियों से सिखाया गया है। एक सिस्टमैटिक प्रोग्रामिंग। एग्जैक्टली। और उस सिस्टम को तोड़ने के लिए उन्हें उससे भी बड़ा बौद्धिक हथियार चाहिए था। और वो हथियार थी शिक्षा। बिल्कुल, शिक्षा। वो चीज जिसे कोई उनसे छीन नहीं सकता था। खोपोली की घटना ने उन्हें बता दिया था कि भारत में पैसा या रुतबा उन्हें सम्मान नहीं दिला सकता। यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि 1915-16 के आसपास वो अमेरिका गए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। एक ऐसे समय में जब अपने ही देश में समाज उन्हें हाशिए पर धकेल रहा था, इन अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों ने उनके वैश्विक दृष्टिकोण, मतलब उनके वर्ल्ड व्यू को कैसे आकार दिया? न्यूयॉर्क जाना उनके लिए सिर्फ एक भौगोलिक बदलाव नहीं था, ये एक तरह का वैचारिक पुनर्जन्म था।
कोलंबिया यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि वहाँ जॉन डेवी जैसे दिग्गज दार्शनिक उनके गुरु थे। जॉन डेवी, मैंने उनका नाम शिक्षा के क्षेत्र में काफी सुना है। हाँ, डेवी का प्रैग्मेटिज्म यानी व्यावहारिकता का सिद्धांत बहुत प्रसिद्ध है। उनका मानना था कि लोकतंत्र सिर्फ एक सरकार चलाने का तरीका नहीं है, बल्कि ये लोगों के एक साथ रहने और अनुभव साझा करने का तरीका है। और भारत में तो लोग साथ रहते हुए भी सामाजिक रूप से पूरी तरह अलग थे। बिल्कुल। डॉक्टर अंबेडकर ने इसी वैश्विक शिक्षा से ये समझा कि जाति व्यवस्था कोई साधारण कुप्रथा नहीं है। उनका एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है कि ये श्रम का विभाजन नहीं है, बल्कि श्रमिकों का विभाजन है। अरे वाह, डिवीजन ऑफ लेबर्स नहीं, डिवीजन ऑफ लेबरर्स। बहुत गहरी बात है ये कि शिक्षा कोई डिग्री या नौकरी पाने का जरिया नहीं थी। बिल्कुल नहीं। उनके लिए ये दलित मुक्ति का सबसे शक्तिशाली हथियार था। शिक्षा ने ही उन्हें वो वैचारिक गहराई दी जिससे वो सदियों पुरानी व्यवस्था की जड़ों पर प्रहार कर सके। और सिर्फ दर्शन या साहित्य नहीं, उन्होंने तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र और कानून की पढ़ाई की। हाँ, और ऐसा उन्होंने जानबूझकर किया। वे जानते थे कि किसी शोषक व्यवस्था से सिर्फ भावुक होकर नहीं लड़ा जा सकता। आपको सत्ता, कानून और अर्थशास्त्र की भाषा आनी चाहिए, तभी आप समाज के हाशिए पर पड़े लोगों के लिए अधिकार छीन सकते हैं। तो इस सब का असल मतलब क्या है? ये ऐसा है जैसे जिस व्यक्ति को इमारत में घुसने तक नहीं दिया गया, उसी ने आगे चलकर उस इमारत के सबसे मजबूत पिलर यानी समानता का डिजाइन तैयार किया। बहुत ही खूबसूरत एनालॉजी है ये। और ये इमारत था हमारा संविधान। बिल्कुल। 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा बुलाई गई। हाँ, और डॉक्टर अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। जो अपार ज्ञान उन्होंने दुनिया भर से बटोरा था, उसका इस्तेमाल उन्होंने उसी देश की नींव रखने के लिए किया जिसने बचपन में उन्हें पानी तक पीने से रोका था। लगभग 2 साल 11 महीने लगे ना अंतिम ड्राफ्ट तैयार होने में। 26 नवंबर 1949 को। जी। और इस संविधान का सबसे क्रांतिकारी हिस्सा था अनुच्छेद 14 से 18, जो समानता सुनिश्चित करते हैं। एग्जैक्टली। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता की बात करता है, लेकिन सबसे बड़ा प्रहार था अनुच्छेद 15 और 17। अनुच्छेद 17 छुआछूत के खिलाफ है ना? हाँ, अनुच्छेद 17 ने ऐतिहासिक रूप से चली आ रही छुआछूत का पूरी तरह से अंत कर दिया। इसे एक दंडनीय अपराध बना दिया। पहली बार राज्य ने आधिकारिक रूप से यह माना कि कोई इंसान जन्म से श्रेष्ठ या नीच नहीं है। एक तरह से उन्होंने इस पुराने कोड को ही डिलीट कर दिया। बिल्कुल। एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया जहां हर नागरिक के लिए समानता थी। लेकिन एक बात मैं यहाँ जरूर उठाना चाहूंगा। लोग अक्सर उनके दलित अधिकारों के काम को तो बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन जब मैं 1940 के दशक के दस्तावेज देख रहा था तो महिलाओं के अधिकारों के लिए उनका संघर्ष देखकर मैं सच में हैरान रह गया। आप हिंदू कोड बिल की बात कर रहे हैं? हाँ, हिंदू कोड बिल। मतलब उनका महिलाओं के लिए काम भी उतना ही विशाल था, लेकिन अक्सर चर्चाओं में पीछे छूट जाता है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। देखिए, क्यों ये इतना मायने रखता है मैं समझाती हूँ। अंबेडकर के लिए समानता कोई चुनिंदा अधिकार नहीं था। मतलब सिलेक्टिव इक्वालिटी नहीं थी। बिल्कुल नहीं। वो जानते थे कि अगर समाज को समग्र रूप से आगे बढ़ना है तो महिलाओं को संपत्ति और सामाजिक दर्जे में बराबरी मिलनी ही चाहिए। उस समय तो महिलाओं को पैतृक संपत्ति में कोई हक नहीं था ना? कोई हक नहीं था, ना वो मर्जी से तलाक ले सकती थी। डॉक्टर अंबेडकर ने 1942 के आसपास जो हिंदू कोड बिल ड्राफ्ट किया, उसमें महिलाओं के लिए संपत्ति, तलाक और विवाह में समान अधिकारों की जोरदार वकालत की गई। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है, नेहरू सरकार में ये बिल पास नहीं हो सका था शुरुआत में। हाँ, क्योंकि इसका भयंकर राजनीतिक और सामाजिक विरोध हुआ। रूढ़िवादी ताकतों ने इसे धर्म पर हमला बता दिया। और जब डॉक्टर अंबेडकर ने देखा कि सरकार दबाव में आकर महिलाओं के मूल अधिकारों से समझौता कर रही है, तो उन्होंने सत्ता से चिपके रहने के बजाय सिद्धांतों को चुना। बिल्कुल। 1951 में उन्होंने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि बाद में 1956 के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में उनके कई प्रावधान शामिल हुए। वाह, मतलब उन्होंने सार्वजनिक जीवन में तो संविधान के जरिए समानता ला दी और पारिवारिक जीवन में हिंदू कोड बिल के जरिए। लेकिन इसके बाद भी एक बहुत बड़ा कदम बाकी था। आप 1956 की बात कर रहे हैं? हाँ, 14 अक्टूबर 1956 नागपुर की दीक्षा भूमि, लगभग 3 से 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाना। मेरा सवाल ये है कि लाखों लोगों के साथ धर्म परिवर्तन केवल एक आध्यात्मिक कदम था या ये एक बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति का हिस्सा था? अगर हम इसे बड़े चित्र यानी बिगर पिक्चर से जोड़कर देखें तो ये केवल धर्म का बदलाव नहीं था,
ये करोड़ों लोगों के आत्मसम्मान की पुनर्स्थापना थी। आत्मसम्मान की पुनर्स्थापना मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट। जी, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर जानते थे कि कानून बनाकर आप छुआछूत को गैर कानूनी तो कर सकते हैं, लेकिन लोगों के दिलों से जन्म आधारित ऊंच नीच नहीं निकाल सकते। इसके लिए एक ऐसे धर्म की जरूरत थी जहां समानता और मानवता सबसे बड़ा धर्म हो। और बौद्ध धर्म में जाति भेद के लिए कोई जगह नहीं है। बिल्कुल, बौद्ध धर्म विशुद्ध रूप से करुणा और समानता पर आधारित है, इसलिए यह उनके जीवन का सबसे तार्किक और अंतिम कदम था। और इसी दौरान उनका वो 1940s के दशक का प्रसिद्ध उद्धरण, जो उनका अंतिम संदेश भी बन गया, वो सामने आता है। एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। हाँ, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। लेकिन उन्होंने ये क्रम ऐसे ही नहीं चुना था, है ना? बिल्कुल नहीं, ये केवल एक नारा नहीं था, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक पूरा रोड मैप था। सबसे पहले शिक्षित बनो ताकि तुम अपने अधिकारों को तार्किक रूप से समझ सको। फिर संगठित रहो, क्योंकि अकेला व्यक्ति व्यवस्था नहीं बदल सकता। और फिर संघर्ष करो। मतलब बिना शिक्षा और संगठन के संघर्ष सिर्फ एक अराजकता बनकर रह जाएगा। एग्जैक्टली, ये उनका बहुत ही साइंटिफिक विजन था। वाकई इन सब बातों को सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सोचिए, अगर एक बोरी पर बैठने वाले बच्चे ने हर संसाधन से वंचित होने के बावजूद शिक्षा की ताकत से पूरे देश के कानून की किताब लिख दी, तो आज के दौर में जब शिक्षा इतनी सुलभ है, हम अपने मन के विकास यानी कल्टिवेशन ऑफ माइंड के लिए उस आज़ादी का कितना और कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन केवल एक व्यक्ति की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि ये करोड़ों लोगों के आत्मसम्मान की लड़ाई का ब्लूप्रिंट है। उन्होंने हमें सिखाया कि समाज में आपकी जगह क्या होगी, ये आपकी जाति नहीं बल्कि आपकी शिक्षा और योग्यता तय करती है। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि में लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाकर उन्होंने समांतर मानवता का जो मार्ग दिखाया, वो आज भी हमें रास्ता दिखाता है। उनका वो कालजयी मंत्र, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, आज भी हर उस व्यक्ति के लिए मशाल है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहता है। जब हम 14 अप्रैल को डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं, तो हमारा सबसे बड़ा सम्मान उन्हें केवल माला चढ़ाना नहीं, बल्कि उनके विचारों को अपने जीवन में उतारना होगा। समानता और न्याय का जो सपना उन्होंने देखा था, उसे पूरा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। बाबा साहेब के जीवन का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है? हमें कमेंट्स में जय भीम लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी पूर्ण और तथ्यात्मक लगी हो, तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये महान गाथा और लोगों तक पहुंच सके। ऐसी ही ऐतिहासिक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए टेल्स फोरम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।